नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, पिछले 2 दिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, क्योंकि एक अपडेट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ अपडेट्स और सुर्खियों में चल रही है कि 36 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदल जाएंगे और नए नियमों के तहत एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल और केवल एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे भर्ती होगी, जैसे कई सारे राज्यों में हो रही है। अब उसको लेकर जो संशय की स्थिति बनी है, जिस कारण से असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की जो 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों से जो है वो तैयारी अच्छे से नहीं हो रही और 2020 में जो कुछ एक अंकों से रह गए हैं फाइनल रिजल्ट में, वो भी एक तरीके से अब बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि चलो हम क्यों रह गए, नहीं रह गए होते तो भर्ती हो जाते। अब देखिए, सबसे पहली बात कि ये कोई पद समाप्त होने नहीं जा रहा है कि आप इतने दुखी हों, बिल्कुल भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की कहानी में। देखिए कैसे, सबसे पहले इस अपडेट को देखते हैं, फिर आगे की हम चीज़ें समझते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या ये नियम लागू होंगे नहीं होंगे, एक अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले 36 साल बाद सहायक आचार्य भर्ती के बदलेंगे नियम, बिना परीक्षा होगी भर्ती। तो बिना परीक्षा जो भर्ती है उसको थोड़ा इन्होंने भी हाईलाइट किया है, बोल्ड जो अक्षर होते हैं उसमें लिखा है। अब देखिए, यूजीसी अधिनियम 2018 लागू होगा, ये सब चीज़ें हमें पता है। अब इसमें क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं वो देखते हैं कि राज्य में 36 साल बाद सहायक आचार्य भर्ती के नियम बदलेंगे, 2000 पदों पर होने वाली सहायक आचार्य की नई भर्ती यूजीसी अधिनियम 2018 से होगी। क्रियान्विति के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, आज फिर कर लेंगे। ये कमेटी यूजीसी 2018 अधिनियम के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारित करेगी। अब देखिए, नए नियम के तहत होने वाली भर्ती बिना परीक्षा के हो सकती है, क्योंकि जिन राज्यों में यह अधिनियम लागू किया गया है वहाँ बिना परीक्षा के ही भर्ती हो रही है। इसके अलावा एकेडमिक स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। अभी तक सहायक आचार्य भर्ती 1986 के नियम के तहत हुई थी, और वो भी लेटेस्ट भी अगर हम देखेंगे 2020 वाली, तो वो भी 1986 के नियमों के तहत ही हुई थी। अब देखिए, टेबल 3B के अनुसार निर्धारित होंगे अंक। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा, देखो कहा भी जाता है कि एमफिल और पीएचडी उनको लाभ है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। स्नातक में 45 से 60% अंक होने पर 10 से 21 नंबर मिलते हैं, और स्नातकोत्तर में 55 से 80 होने पर 20 से 25 नंबर। अब देखिए, ये तो सबके हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि अधिकतर जो अपने ग्रामीण परिवेश से अभ्यर्थी हैं, जो नेट तो कर लेते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं, लेकिन पीएचडी के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है, 3 से 5-7 साल का समय देना होता है, और उसी बेसिस पे आपको वहाँ रहने का सारा सब कुछ मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो कोई भी अभ्यर्थी अगर पीएचडी करने जाएगा तो वो सीधा पीएचडी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना सारा खर्चा कहाँ से लाएगा, रिसर्च का भी खर्चा होता है। और इसके विपरीत जाकर अगर वो जेआरएफ से करना चाहे तो जेआरएफ में जो है कंपटीशन है, तो बहुत ज़्यादा विरले लोग ही होते हैं जो ये कर पाते हैं। ओरिजिनल जो वे है पीएचडी का, जो अपने जेआरएफ के माध्यम से है। बाकी एक आम अभ्यर्थी सोचता है कि जैसे मैं यूजी पीजी कर रहा हूँ, वैसे जाके यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर लूँगा, वो उसके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि एक बड़ी सिटी में रहना, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर जैसे जो अपने 7 संभाग है उसमें रहना, और वहाँ से पीएचडी करना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ का जो खर्चा वगैरह है, चाहे रहने का हो, खाने का हो, सभी तरह का, वो एक आम अभ्यर्थी के लिए बस की बात नहीं होती। और नेट की अगर बात करें तो उसके लिए अभ्यर्थी मेहनत करता है और नेट जेआरएफ निकाल सकता है, तो उस एक बेसिस से हो सकता है। लेकिन एक सामान्य जो वहीं के निवासी हैं, जो संभाग स्तर पर रह रहे हैं, उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता डॉक्टरेट की उपाधि या पीएचडी की उपाधि हासिल करना। तो ग्रामीण परिवेश के जो अपने अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, क्योंकि पीएचडी को सबसे ज़्यादा 25 अंक है, नेट सेट जेआरएफ जो है उसमें 5 से 10 अंक ही मिलते हैं, तो ज़्यादा उसमें लाभ नहीं है। पीएचडी में जो है यहाँ सीधा आपके जो है 10 से 15 अंकों का अंतर आ गया है, और 15 से भी 20 अंकों का आप मान लीजिए, क्योंकि सेट होने पर केवल 5 ही मिलेंगे। अब देखिए, फिर जिनके पीएचडी है तो फिर रिसर्च पेपर पब्लिकेशन वगैरह है, या फिर वो जर्नल में उनका कुछ प्रकाशित होता है, तो उसमें भी जो है 6 अंक मिलेंगे। फिर आपके पीएचडी के बाद आपने कितना पढ़ाया है तो उस बेसिस पे 10 अंक, और तो कुल मिला के 20 से 40 अंकों का जो है वो डिफरेंस आ जाता है पीएचडी और नॉन पीएचडी में। अब देखिए, अब ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड वगैरह तो ये तो सारी कहानी अलग है, इसमें ज़्यादा अंक नहीं है। तो जब इतना डिफरेंस आता है तो एक नेट जेआरएफ वाला अभ्यर्थी पीएचडी वाले अभ्यर्थी की तुलना में इस भर्ती से बाहर होता दिखाई देता है। अब देखिए, जो पीएचडी हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि उनको तो बस बिना एग्ज़ाम के अब सीधा ले ही लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में, मोस्टली चांसेस ये हैं।
और अब जो नेट जेआरएफ वाले हो गए उनके लिए एक थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि राहत की खबर कही जा सकती है, तो वो ये है कि वो जेआरएफ के माध्यम से पीएचडी कर सकते हैं। और अब इसमें कई सारे अभ्यर्थियों को ये दिक्कत हो जाएगी कि हम जेआरएफ के माध्यम से पीएचडी करेंगे, उसमें 3 से 5 साल का समय लग जाएगा, तो ये भर्ती हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो देखिए, इसका एक ही तरीका है कि आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत पढ़ाई में तो करनी है, साथ ही साथ एकजुटता के माध्यम से आपको जो है इसका विरोध करना होगा जब भी ये नियम आपके नोटिफिकेशन में आए। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिएगा कि इस विरोध के माध्यम से क्या कुछ बदल सकता है क्या, तो बिल्कुल बदल सकता है। और ज़्यादा दूर नहीं जाना है, अपने को केवल और केवल 2 साल पहले जाना है, जब अक्टूबर नवंबर के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 भर्ती की जो अपने नोटिफिकेशन आई थी, विज्ञप्ति आई थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लागू होगा, जिसमें 10th के 12th के यूजी पीजी सभी के अंक जो है वो जोड़ के एक छोटा सा टेबल बनाया जाता था, जिसमें जो है मिनिमम आपकी 55%, कहीं 50%, ऐसे करके एक ऑल ओवर आपका जो है शैक्षणिक अभिलेख देखे जाते थे। और उस बेसिस पे केवल और केवल 75,000 अभ्यर्थी जो थे वो पात्र थे इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। तो फिर उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और विरोध की बातें जब अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास पहुंची तो उन्होंने इस नियम को बदला। और आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप 2 साल पहले वाली कहानी जानते हो तो आपको पता होगा कि वो जो अपने भर्ती थी उसका नोटिफिकेशन आ चुका था, फॉर्म भी भरे जा चुके थे, सब कुछ कंप्लीट था, एग्ज़ाम डेट निकालने की तैयारी हो रही थी, और उसी वक्त मुख्यमंत्री जी के आदेश से वो भर्ती नियम जो है बदलने की दृष्टि से वो पूरा नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ, भर्ती कैंसिल हुई, और उसमें जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनको फिर नई भर्ती जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 है वो सेम नाम से है, लेकिन जिसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है उसमें उनके फॉर्म्स ट्रांसफ़र किए गए। तो ये सारी कहानी चली, वो भी कब, जब नोटिफिकेशन आ चुका था और जब फॉर्म भी भरे जा चुके थे, तब इतना बड़ा बदलाव हो गया। तो सोचो कि नोटिफिकेशन के बाद और फॉर्म भरने के बाद भी जब इतने बदलाव हो सकते हैं, तो ये तो खाली एक अपडेट है जो न्यूज़पेपर्स में चल रही है, और ये रियल है, मानता हूँ, बिल्कुल सही है, गलत नहीं, कोई भ्रामक या फेक नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन के बाद और फॉर्म भरने की लास्ट डेट और एग्ज़ाम डेट की तैयारी के मध्य भी अगर कोई बदलाव हो सकता है तो फिर ये तो बहुत अर्ली है, इसमें तो बदलाव हो ही सकता है। और देखिए, बदलाव के पीछे एक उदाहरण तो ये है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि अगर भर्ती परीक्षा जो चाहते हैं तो उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि ये सब राजस्थान सरकार का, मैं समझता हूँ कि इसमें अधिकार है, जिसमें राजस्थान सरकार चाहे वैसे परिवर्तन कर सकती है, थोड़ा सा समय लेकर भी नए वाले नियम लागू कर सकती है, राजस्थान सरकार की इसमें अथॉरिटी बनती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, अब 22 चल रहा है, तो जब 2 साल समय निकाल लिया सरकार ने तो और भी निकाला जा सकता है। अब इस बेसिस पे देखा जाए तो अभी चुनाव भी आ रहे हैं, और दिसंबर 2023 में चुनाव है, अभी सितंबर चल रहा है, तो लगभग 1.25 साल का समय, और सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगी जिसमें सरकार की साख पे जो है वो कोई धब्बा लगे। क्यों, देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है कि जहाँ एक और एग्ज़ाम प्रणाली को जो है वो महत्व दिया जाता है, इंटरव्यू या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एकेडमिक को इतना नहीं दिया जाता, तो दूसरी ओर जो है अगर सरकार ऐसा रूल लागू करेगी जहाँ पे एकेडमिक ही सब कुछ है, एग्ज़ाम बिल्कुल ही नहीं है, तो एक सरकार की नकारात्मक छवि भी जाएगी जनता में। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये देखिए, जैसे आप देखोगे कि जो पोस्टमैन की भर्ती होती है वो किसी एग्ज़ाम से नहीं होती, वो केवल और केवल 10वीं के अंकों के आधार पे हो जाती है, तो अब उनको कोई मान सम्मान इतना मिलता है क्या जितना एक कोई एग्ज़ाम फाइट करके 4th ग्रेड भी बनता है, तो क्या यार कंपटीशन फाइट किया हुआ। तो एक बहुत बड़ा अंतर है एग्ज़ाम में और बिना एग्ज़ाम की भर्ती में। अब इसमें मैटर ऐसा है कि ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है, अब वो आने के बाद 2020 वाली भर्ती उस रेगुलेशन के बिना हो सकती है, तो 22 वाली भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। चुनाव के मद्देनज़र सरकार कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, ये तो बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन जिसको कहते हैं वो यही है कि इतना बड़ा चेंजेस हो जाए कि पाठ्यक्रम और वो सारी चीज़ें तो छोड़ो, भर्ती का तरीका ही बदल जाए, तो फिर तो सरकार का विरोध जो है वो लाजमी है। और ऐसे भी देखा जाए तो पीएचडी या डॉक्टरेट डिग्री धारकों की तुलना में नेट और जेआरएफ वाले बच्चे ज़्यादा हैं, और इसके बेसिस पे भी एक विरोध हो सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि चुनाव आ रहे हैं, तो सरकार उस विरोध के बारे में ज़रूर विचार करेगी। जब चुनाव नज़दीक नहीं थे 2020 वाली भर्ती में, तब भी सरकार ने सुना था, और सुन के गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को चेंज करके एग्ज़ाम बेसिस पे या मिनिमम गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे जो है वो भर्ती कराई थी। तो तब सरकार ने वो कदम लिया, तो सरकार अब भी ये कदम लेगी, और आपको एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें सफलता मिलेगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अभी से आप सड़कों पे उतर
उतर जाओ और हो हल्ला करो, ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी मेहनत जारी रखो, नोटिफिकेशन आता है उसके बाद जो है सरकार तक ये बात आपको ऑनलाइन पहुंचानी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सड़कों पे उतर जाओ और बस नारेबाजी करो, टायर जलाओ और ये सब करो। ये काम एक शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी को शोभा नहीं देता। आप ऑनलाइन विरोध दर्ज कराना कब, जब ये नोटिफिकेशन आ जाए। पहले जाओ तो पहले भी करा सकते हो, स्वागत रहेगा, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है नोटिफिकेशन आने के बाद। अगर नोटिफिकेशन इस बिना भर्ती वाला जो एक प्रोसेस है उसके अंतर्गत आता है। अब ये नोटिफिकेशन कैसे आएगा, इसके लिए भी फॉर्म ऑल ओवर भरे जाएंगे, एक संस्था निर्धारित की जाएगी, चाहे वो आरपीएससी हो या कोई और हो, उस बेसिस पे होगा। डायरेक्ट तो अब सीधे ही फॉर्म ले लिए जाएं विद्या संबल में जैसे ले रहे, ऐसे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है। तो भले ही आरपीएससी भर्ती नहीं कराए, लेकिन उसके लिए जैसे आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में जो ये डाकिए की जो पोस्ट होती है 10वीं के अंकों के बेसिस पे उनको लिया गया, तो उनके लिए भी एक भर्ती का एक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। और उसके बाद भले ही एग्ज़ाम नहीं लिया गया लेकिन फॉर्म वगैरह भराए गए, तो ओरिजिनली नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। और इसमें जो ये 6 सदस्यीय कमेटी का दिया हुआ है, ये सब बातें मैंने आपको पिछली बार एक प्रेस नोट के माध्यम से बताई थी। अब कह रहे हैं कि अनुभवी शिक्षक मिलेंगे, लेकिन फेक पीएचडी धारक बहुत सारे हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा, मेहनत से भी पीएचडी किए हुए लोग हैं, लेकिन फेक वाले कुछ ज़्यादा ही हैं इस दुनिया में और विशेषकर राजस्थान में, तो उनको इसका लाभ मिल जाएगा। यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी किसी को भर्ती का लाभ मिलता है तो इसमें गलत कुछ नहीं है। किसी ने मेहनत की है, 3 साल 5 साल 7 साल तक यूनिवर्सिटी जाके रिसर्च किया है, ओरिजिनल परिश्रम किया है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फेक पीएचडी होल्डर जो छाती ठोक के ये कहते हैं कि हमने तो कॉपी पेस्ट किया है, हालांकि अब तो सॉफ्टवेयर इम्प्रूव हो गया तो इतना ईजी नहीं है, लेकिन पहले था, तो उस बेसिस पे देखा जाए तो ये भर्ती थोड़े से गलत रास्ते पर जो है वो बढ़ गई है। और ये वो समिति है जो इस अपडेट में भी दी हुई है, और इन्होंने आज यानी कि 1 सितंबर को अपनी रिपोर्ट दी है या नहीं दी है, इस संबंध में अभी तो कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन जैसे ही इसकी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जानकारी दे दूंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि क्या कुछ इसमें निर्णय हुआ है। अब देखिए, इसमें हम अंतिम बात कर लेते हैं उन अभ्यर्थियों की जो तैयारी कर रहे थे और 2 दिन से उनकी तैयारी बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो उस संबंध में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, तैयारी करने के क्या लाभ हैं और नहीं करने की हानियां क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तैयारी करने के लाभ क्या है। देखिए, नवीन नियम लागू न होने पर आप लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 वाली जो भर्ती थी, जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2020 में हुआ था, उसमें 2019 के लास्ट में बहुत आंदोलन चले कि 2 बार भर्ती पोस्टपोन हो चुकी है, अब तीसरी बार भी एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन करो। उसके लिए बहुत आंदोलन हुए। अब इस दौरान क्या किया कि कई सारे अभ्यर्थियों ने तैयारी छोड़ दी और वो लग गए कि हाँ चलो अब तो पोस्टपोन होगी, आराम से करेंगे। ऐसे करके उन्होंने न तो रिवीजन किया और न ही तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दिया। और इसका क्या निर्णय हुआ कि 40 से 50% के बीच में अधिकतर विषयों की कट ऑफ गई पिछली फर्स्ट ग्रेड की, और अच्छे अभ्यर्थी लास्ट में तैयारी छोड़ने के कारण रह गए। तो क्या हुआ कि देखो, एक माहौल ऐसा बना कि तैयारी छूटी और उनको हानि हुई। और यहाँ पर भी अभी ऐसा माहौल बन रहा है कि ऐसा कुछ कि हाँ भर्ती परीक्षा नहीं होगी, सीधी भर्ती होगी, ये होगा वो होगा। इस चक्कर में क्या है कि जो मेहनती अभ्यर्थी वो तैयारी छोड़ के बैठ जाएंगे, और जो मेहनती नहीं है, जिसमें मिनिमम मार्किंग वाला भी नियम शायद लागू नहीं हो, और वो सेलेक्ट हो जाएंगे, मेहनती रह जाएंगे। तो इसीलिए आपसे विनती यही है कि आप मेहनत करो। अब देखिए, मेहनत करने का आपको लाभ क्या होगा। अगर नवीन नियम लागू नहीं हुए, परीक्षा हुई, तो बिल्कुल आपको लाभ होगा, आपका परिश्रम काम आएगा। सेकंड, अगर नवीन नियम लागू हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे। अगर बहुत विरोध भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर सरकार टसते मस नहीं हुई, सरकार ने कहा भले हमें खत्म कर दो लेकिन ये नियम खत्म नहीं हो गए, ऐसा बोल दिया, इसके बाद क्या स्थिति होगी। इसके बाद आप जो है जेआरएफ के माध्यम से पीएचडी करने जाओगे, क्योंकि एक आम अभ्यर्थी सीधा पीएचडी में एडमिशन कहीं लेना चाहेगा पीजी के बेसिस पे, तो फिर उसका वो सारा खर्च, सारा जो उसका व्यय है वो नहीं उठा पाएगा। तो जेआरएफ एक बढ़िया ऑप्शन है जिसके बेसिस पे आपको 30 to 40,000 पर मंथ मिल जाएंगे, और उस बेसिस पे आप वहाँ का जो भी रिसर्च का या रहने करने का जो खर्चा वो आप निकाल पाओगे पीएचडी करने के दौरान, क्योंकि संभाग लेवल पे आपको रहना पड़ेगा। हाँ, बिना संभाग के भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करवाती हैं, लेकिन मोस्टली वहाँ का खर्चा भी उस लेवल का हो जाता है जहाँ यूनिवर्सिटी होती है, कोई हर जिले में तो है नहीं। अब देखिए, इसमें आपकी जो स्थिति रहेगी वो ये कि आप अगर अच्छे से आपने तैयारी कर ली तो आपका जेआरएफ बिल्कुल निकलेगा। अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छे से तैयारी कर लेता तो मीन्स नेट और जेआरएफ उसका अच्छे से निकलना तय है। मैं मेरे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, शायद कुछ सब्जेक्ट की स्थिति थोड़ी सी अलग हो, लेकिन मोस्टली इसी के इर्द गिर्द रहती है। तो देखिए, जेआरएफ के बेसिस से आप पीएचडी कर लोगे,
और ये भर्ती चाहे नहीं, लेकिन अगली भर्ती होगी जो अगर नए नियमों पे होती है तो उसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर पाओगे और उस भर्ती के बेसिस पे आप जो है बहुत आगे तक जा पाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे बिना एग्ज़ाम ही। तो बिल्कुल पीएचडी के लिए, जेआरएफ के लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी से तैयारी जो है आपकी जारी रहनी चाहिए, समाप्त नहीं करें बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में। अब देखिए तीसरा लाभ क्या है कि अन्य भर्ती परीक्षाओं जैसे आपके आरएएस और आप फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करते हो तो उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर रहती है। और ये राजस्थान का कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये सारे तो हर एक एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। तो डेफिनेटली आपको इस तैयारी का फ़ायदा तो मिलने वाला है, चाहे इस भर्ती में नहीं लेकिन किसी और भर्ती में से, अगर नियम बदलते नहीं बदलते तो बिल्कुल आप आगे रहोगे। अब देखिए सफलता के एक से अधिक अवसर मिल जाएंगे अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये सोच के बैठ जाओगे कि यार अब तो बस अपने लिए कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो फिर तो पिछड़ते चले जाओगे और पढ़ते रहोगे। तो शिक्षा और विद्या जो है वो अपना कभी भी जो आपके ऊपर ऋण नहीं रखते, वो ऋण उतार देती हैं। मतलब आप पढ़े हो तो आपको निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका लाभ अवश्य मिल जाता है। तो बिल्कुल आप पढ़ाई करिए और अन्य अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता में आगे रहोगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड 2018 का उदाहरण दिया, लास्ट में तैयारी छोड़ दी तो बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी बाहर हो गए और 45% मतलब इतने कोई ज़्यादा नहीं होते, उस बेसिस पे भी लोग जो है आज फर्स्ट ग्रेड बन गए, 70,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं। तो इससे आप प्रेरणा लेते हुए आप यही करो कि आप तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ो, क्योंकि एन वक्त पर नियम बदल भी सकते हैं। सरकार ये भी कर सकती है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को 20 तक लागू नहीं किया तो 22 में लागू क्यों करें, 24 में करेंगे, अगली बार आएंगे तब। ये भी सरकार के पास विकल्प खुला है। तब आप जो है अगर पढ़ोगे नहीं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे, फिर तैयारी शुरू करके वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो तैयारी आपकी जारी रहनी चाहिए, नो मैटर वॉट। क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं होते वो बाद की बात है, और होंगे तो भी आपको फ़ायदा ही होगा आने वाले समय में। जेआरएफ के बेसिस पे आप पीएचडी कर लोगे तो इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में आपका चांस रहेगा, तो रहेगा ज़रूर। आप बिल्कुल ये निश्चित इसमें जो है वो मान के चलिए। अब देखिए तैयारी न करोगे तो नहीं करने की क्या कुछ हानियाँ हो सकती है। तो सबसे पहले ये है कि नए नियम लागू नहीं होंगे अथवा नहीं होंगे, दोनों में आपको जो है वो घाटा ही होने वाला है। कैसे? अगर नए नियम लागू हो गए, तैयारी नहीं की तो आपके आगे जो है जेआरएफ नहीं होगा, पीएचडी नहीं होगा, रह गए आप। और अगर नए नियम लागू नहीं होते तो बिना तैयारी के एग्जाम दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट होना। तो ये सारी स्थिति देखते हुए तैयारी करने का ही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, नहीं करने का ऑप्शन किसी भी स्थिति में बेस्ट नहीं है। अब देखिए सेकंड क्या है, भविष्य में जेआरएफ उत्तीर्ण करना आपके कठिन होगा, जैसे पीएचडी में प्रवेश नहीं होगा, मैंने बताया। अन्य भर्तियों के लिए संशय वाली स्थिति बनेगी, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, नॉलेज नहीं होगा, तो फिर दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली तो नेट जेआरएफ हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड तो आप निकाल ही लोगे अगर बीएड है तो बिल्कुल आपके लिए अच्छी स्थितियां ही बननी शुरू हो जाएगी। और थोड़ी और मेहनत करोगे तो आरएएस प्रीलिम्स भी कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लेवल है भर्ती का उसके बेसिस पे देखें तो। अब देखिए अगली भर्ती में चयन की संभावना कम है, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, ये सोच के बैठ जाओगे यार चेंज हो गए नियम और सरकार ने बहुत गलत कर दिया, तो आप सोचते रह जाओगे। जेआरएफ नहीं होगा, पीएचडी नहीं होगा, तो अगली भर्ती तक भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो आपके पास यही एक मैं समझता हूँ कि सबसे सेफ ऑप्शन है कि आप तैयारी पे ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। नए नियम आए तो भी तैयारी से लाभ मिलेगा, नहीं आए तो बिल्कुल डेफिनेटली मिलना ही है। तो आपके पास यही विकल्प है, इस पर ही आपको जो है जोर देना चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद भी पिछली बार चेंज हुआ तो इस बार भी हो सकता है, आपको निश्चिंत रहना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।